हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग जो क्लास पढ़ रहे हैं, जिस पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेंशन है, मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें पता है कि हम जो सिलेबस आपको दे रहे हैं, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिए, ये कहीं ना कहीं ओ लेवल के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये कहीं न कहीं ट्रिपल सी के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये कहीं न कहीं TG2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बिहार स्टेट होल्डिंग पावर कारपोरेशन लिमिटेड BSHPCL के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इसका नाम है DFT, जिसका जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। आज आपको पता होगा, अगर हम लोग चर्चा करें तो आज डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, किस फील्ड में रोल प्ले कर रहे हैं आपको पता है कि फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल का मतलब हो गया वित्तीय। आज हम पैसे का जो लेन देन करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो लेक्चर 6 है, और सारे लेक्चर आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। और ऐप पर अगर हम इसे लेना चाहते हैं तो हमें पेड बैच में आना पड़ेगा। दो पेड बैच पे लेक्चर लग रहे हैं, एक आपका सफलता बैच के नाम से है, और एक आपका फतह बैच के नाम से है। फतह बैच के नाम से, तो ध्यान रखिए दोनों बैच आपको पेड मिलेंगे। और यहाँ पे लेक्चर 5 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ लेक्चर 5 में, तो लेक्चर 5 में मैंने आपको पढ़ाया था यूएसएसडी क्या होता है। यूएसएसडी अगर मैं फुल फॉर्म पूछूं तो 2 मिनट के लिए आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यूएसएसडी को कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसे हम लोग कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, एक एक वर्ड का फुल फॉर्म हमने आपके साथ मेंशन कर दिया है। इसका जो नंबर होता है ना, ये जो पूछा था इसका नंबर क्या है जिस पर हम इस सेवा को यूज कर सकते हैं, तो हम बताएंगे इसका जो नंबर होता है वो *99#। बोलिए क्या नंबर होता है? *99#। इस नंबर के हेल्प से हम क्या करते हैं, इस सेवा को यूज कर सकते हैं। ज्यादा अगर आपको इसके बारे में डिस्कस करना है या पढ़ना है, समझना है, तो लेक्चर 5 आप जरूर देखें। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 को। लेक्चर 6 में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, IMPS के बारे में, NEFT के बारे में, RTGS के बारे में, QSAM के बारे में, और IFSC थोड़ा सा मैं बताया था उसके बारे में, और थोड़ा सा माइकर के बारे में। माइकर के बारे में। तो चलिए, इन तमाम पॉइंट्स को आप जो देख पा रहे हो, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 मार्क्स के लिए जरूर पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IMPS क्या होता है। IMPS क्या होता है, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे IMPS। कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ध्यान रहे, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके और भी डिटेल ले सकते हैं, क्लासेस से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, या डाउट्स क्लियर करने के संदर्भ में जो भी बातें आपको करनी होगी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए IMPS के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम नए लाइन से देखो लिखेंगे एक स्टार बना के, यह इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। यह इमीडिएट यह इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। यह इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का मतलब समझ लो ना, इमीडिएट हम कहते नहीं, हमें इमीडिएट करके दो, जल्दी करके दो, मतलब तत्काल। इसे इमीडिएट को हम बोल सकते हैं जल्दी या तत्काल। एक इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। नए लाइन से ये सारे पॉइंट्स पहले लिखिएगा फिर समझते हैं। नए लाइन से हम लोग लिखेंगे, यह एक न्यू रियल टाइम पेमेंट सर्विस है। यह एक न्यू रियल टाइम, देखिए रियल टाइम पेमेंट सर्विस है। पेमेंट सर्विस है। ध्यान रखना, देखो यहाँ लिखा गया रियल टाइम, रियल टाइम का मतलब समझ गए ना, इसका मतलब होता है
हम बोल सकते हैं रियल टाइम, जैसे एक टाइम आप बता दो, वास्तविक समय, वास्तविक समय। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इस समय मान लो 9 बज रहे हैं, तो 9 बज रहे हैं तो 9 बजे ही एक रियल टाइम है। ये हम नहीं कहेंगे कि ठीक है काम हो जाएगा, हम बोलेंगे 9 बजे काम होगा, ये रियल टाइम। क्लियर हो गया? यह एनपीसीआई के अंतर्गत आता है, तो इसमें एक नया लाइन से लिख लेते हैं, यह सर्विस, यह सर्विस एनपीसीआई, एनपीसीआई के अंडर में आता है, एनपीसीआई के अंडर में आता है, ध्यान रखिएगा। तो यह सेवा कहाँ आता है? एनपीसीआई के अंतर्गत में आता है, ध्यान रखिए। और कब आता है? जो जो 22 नवंबर 2010 को लॉन्च हुआ, लॉन्च हुआ। अब यहाँ पे देखो एनपीसीआई में पीछे पढ़ाया हूँ कि एनपीसीआई एक रेगुलारिटी अथॉरिटी है ना, जिसे हम बोलते हैं नेशनल, इसका फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको मैंने पीछे पढ़ाया है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको मिल गया होगा। भारत में जितने भी पेमेंट होते हैं उन सभी पेमेंट का सेटलमेंट और उन पेमेंट को रेगुलेट करने का काम एनपीसीआई करता है, जो आरबीआई और आईएबी इंडियन बैंक एसोसिएशन के माध्यम से कार्य करता है। तो ध्यान रखना आरबीआई के अंतर्गत ही आता है और ये एनपीसीआई के अंतर्गत आईएमपीएस आता है। तो हमने ऐसे दिखाया, देखो आरबीआई कुछ है, बैंकों का बैंक है, प्लस आईएबी है, आईबीए है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है। इंडियन बैंक एसोसिएशन में बैंकों का समूह होता है, लगभग मुझे लग रहा है 44 बैंक इसमें इंक्लूडेड है, बहरहाल ये आपसे नहीं पूछेगा। तो आरबीआई और आईबीए के अंतर्गत कौन आता है? एनपीसीआई आता है। और एनपीसीआई के अंतर्गत कौन आता है? तो आईएमपीएस आता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि आईएमपीएस एनपीसीआई हैंडल करता है, एनपीसीआई को आरबीआई और आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन हैंडल करता है। तो ये सेवा कब लॉन्च होता है? 22 नवंबर 2010 को। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मंथ नहीं याद है तो भी काम चल जाएगा, पर ईयर आपको याद करके रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे। आईएमपीएस, नया लाइन से लिखना, आईएमपीएस कस्टमर को बैंक, आईएमपीएस कस्टमर को एक मिनट हम जरा सा कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो आईएमपीएस होता है, आईएमपीएस कस्टमर को बैंक और आरबीआई द्वारा अथोराइज्ड, देखिए आईएमपीएस कस्टमर को बैंक, मान लीजिए हम किसी बैंक के कस्टमर होंगे और उस बैंक का जो आप कह सकते हो कंट्रोलिंग है वो आरबीआई है, तो इस लाइन को हम लोग मेंशन कर रहे हैं, आईएमपीएस कस्टमर को बैंक और आरबीआई द्वारा, लिखते चलिएगा, द्वारा अथोराइज्ड, अथोराइज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीआई, इसे हम लोग बोल सकते हैं पीपीआई को, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स, इशूअर्स हम बोलेंगे ना, यहाँ पे पीपीआई पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स। एक मिनट, अगर यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट इसे हम लोग सही करते हैं, मैं फिर से लिखता हूँ। पीपीआई का पूरा नाम फिर से लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पहले से, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट,
इशुअर्स के माध्यम से तुरंत पैसा ट्रांसफर करने का अधिकार देता है। इस लाइन को भी मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, अब इतना ध्यान देना, जो आईएमपीएस है ना, एक कुछ और नहीं, एक सर्विस है। अगर हम बात करें सर्विस है, दैट्स मीन सेवा है। अब जाहिर सी बात है, सर्विस है तो किसी न किसी के साथ या किसी न किसी के द्वारा मैनेज होता होगा। तो आपने कहा जो आईएमपीएस सर्विस है, जो कस्टमर को बैंक, जो हमारा बैंक है, जैसे मान लो हम एसबीआई के कस्टमर, हमारा खाता एसबीआई में है, और आरबीआई आरबीआई चूंकि बैंकों का बैंक होता है, तो द्वारा अथोराइज्ड है। ठीक है। जो पीपीआई, पीपीआई का पूरा नाम पेपर पूछ सकता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड का मतलब हो गया कि हम मेंशन करेंगे, है ना, हमारे खाते में पैसा होना चाहिए, तभी आईएमपीएस काम करेगा। प्रीपेड है, ऐसा नहीं वो क्रेडिट कार्ड जैसा नहीं, प्रीपेड है। दैट्स मीन खाता में पैसा रखोगे तभी आप इसको पेमेंट कर पाओगे। तो आपने कहा पेमेंट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ईश्वर के माध्यम से तुरंत पैसा ट्रांसफर करने का अधिकार देता है। तो इसमें हमारा पैसा क्या होगा, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ आईएमपीएस, अब एक हेडिंग लिखेंगे, इसका हम बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आईएमपीएस, क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है आईएमपीएस के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यह इंस्टेंट है। देखिए यह इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं, तुरंत। नोट करते चलेंगे, यह इंस्टेंट है, तुरंत है, मतलब डिले नहीं, इसमें आप तुरंत पैसा पे कर सकते हो। पहला क्लियर हो गया। 24 आवर अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो 24 आवर्स, देखिए 24 आवर्स अवेलेबल, अवेलेबल विथ पब्लिक हॉलीडे। अगर पब्लिक हॉलीडे भी है तो भी ये काम करेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 24 आवर्स अवेलेबल विथ पब्लिक हॉलीडे, दैट मीन्स संडे भी इंक्लूडेड है, आप संडे में भी काम कर सकते हो। और पब्लिक हॉलीडे जो भी होते हैं, गेस्टेड हॉलीडे होते हैं, उन उन दिनों पर भी ये काम करेगा। दैट्स मीन आपको जोड़े रखेगा। सेफ एंड सिक्योर है, हम लिखेंगे सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर, सेफ है, सिक्योर है। इजिली एक्सेसिबल है, इजिली एक्सेसिबल है, आसानी से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये सारी बेनिफिट्स हैं। अब देखो, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब बहुत कम पैसा लगेगा, है ना, कम पैसा लेता है। दैट्स मीन ये 1 लाख पर 5 रुपए लेता है। अगर 1 लाख आप भेज रहे हैं तो 5 रुपए, ध्यान रखना, 2 लाख जाएगा तो 10 रुपए। ये आपके ब्रेन में होना चाहिए। तो सबसे पहले सेफ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिक्योर है, इजिली एक्सेसिबल है, आसानी से काम कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, दैट्स मीन है ना, 1 लाख पे 5 रुपए का पेमेंट करके आप इसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी बेनिफिट्स हमारे समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मोबाइल या इंटरनेट से अवेलेबल है। ध्यान देना, देखो मोबाइल या इंटरनेट से अवेलेबल है, इसका मतलब हम मोबाइल से भी सेवा को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी यूज कर सकते हैं। ये इंटरनेट होना जरूरी है, तो मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट से अवेलेबल है। नेक्स्ट लिखेंगे यम पिन से ट्रांजैक्शन होता है, इसमें मोबाइल पिन होता है, यम पिन। देखिए एम पिन से ट्रांजैक्शन, एम पिन से ट्रांजैक्शन होता है, एम पिन से ट्रांजैक्शन होता है। एम पिन का मतलब समझ रहे हैं ना, मोबाइल पिन, मोबाइल पिन, हम लोग एक मोबाइल का पिन बनाते हैं और उसी के जरिए हम ट्रांसफर करते हैं, तो यम पिन से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नए लाइन से सेंडिंग रिसीविंग फंड, आप इसमें पैसा भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग फंड को करता है, जो हमारा फंड होगा वो सेंड होगा इसी से और रिसीव भी होगा।
अब एक हेडिंग लिखेंगे हाउ टू ट्रांसफर। चलो एक नई हेडिंग लिखो, हाउ टू ट्रांसफर। देखिए हमने लिखा हाउ टू ट्रांसफर, हाउ टू ट्रांसफर फंडिंग, फंड यूजिंग आईएमपीएस, फंड यूजिंग आईएमपीएस। हम आईएमपीएस यूज करके फंड कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो ध्यान रखिए हम लिखते हैं नए लाइन से। लिखिए इसमें 4 अलग अलग मेथड यूज करके आईएमपीएस में यूजर या कस्टमर आईएमपीएस में 4 मेथड यूज करके फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। फंड ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, 4 मेथड है इसमें, ध्यान रखना है पेपर पूछता कितने मेथड है, 4 मेथड। आईएमपीएस थ्रो, देखो आईएमपीएस थ्रो अ बैंक अकाउंट, अ बैंक अकाउंट, अ बैंक अकाउंट यूजिंग आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड। दूसरा थ्रो एसएमएस, थ्रो एसएमएस। तीसरा थ्रो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड एमएमआईडी, थ्रो अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड एमएमआईडी। फोन नंबर है थ्रो एटीएम, थ्रो एटीएम। एमएमआईडी का फुल फॉर्म मैंने पीछे बताया है, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन। अगर एमएमआईडी कैसे बनता है तो यूएसआईडी में हमने आपको बताया था, और वहां से एक बार आप इस वीडियो को देख लेना। चलिए कंफर्म है ना, तो इसमें ज्यादा समय ना लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, एमएमआईडी का फुल फॉर्म चाहे तो लिख लो, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एमएमआईडी कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था। ये बनता है यूएसएसडी से, *99#। यहां से बनेगा, या आप खाता लिंक करके वहां से एमएमआईडी क्रिएट कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना। तो चलो एक बार इसे समझ लो। आईएमपीएस में 4 मेथड है, इसका सबसे पॉपुलर मेथड होता है पहला वाला। आप आईएमपीएस करो, बैंक अकाउंट लिखो, साथ में आईएफएससी कोड लिख दो, या थ्रू एसएमएस कर सकते हो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड एमएमआईडी से कर सकते हो, या एटीएम से भी आप इस काम को कर सकते हो। तो आई होप इसमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, इतना पॉइंट्स आपको क्लियर हमने करा दिया। तो आप देखो यहां से सीखे आईएमपीएस क्या होता है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म समझ जाओ। इन न्यू रियल टाइम पेमेंट सर्विस है, ध्यान रखना ये सर्विस एनपीसीआई के अंतर्गत आता है, जो 2010 में लॉन्च होता है। आईएमपीएस बैंक और आरबीआई के द्वारा पीपीआई के माध्यम से तुरंत पैसा भेजता है। पीपीआई क्या होता है, तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इंस्टेंट होता है, 24 घंटे, पब्लिक हॉलीडे में, सेफ है, सिक्योर है, इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसा में काम करता है। मोबाइल और इंटरनेट से आप इसे काम कर सकते हो, कंप्यूटर से भी आप आईएमपीएस कर सकते हो। एमपिन से ट्रांजैक्शन होता है, सेंडिंग रिसीविंग दोनों काम कर सकते हो। ये 4 मेथड से हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आईएमपीएस में आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो ये है आपका एनईएफटी। नेक्स्ट होगा एनईएफटी। आइए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं एनईएफटी। एनईएफटी, जहां डाउट होगा एक बार आप हमें कमेंट कर लेना। बाकी इस चीजों को लिख के और आपको सिर्फ रटना है, इसमें रटना ज्यादा है।
अगर मैं एनईएफटी की बात करूं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाएगा। हम लिखेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक, नए लाइन से, यह सर्विस, दैट्स मीन एक सेवा है, सर्विस है। यह सर्विस नवंबर 2005 में स्टार्ट किया गया। स्टार्ट किया गया इसका मतलब 2005 के पहले एनईएफटी नहीं होता था। तो ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, नवंबर 2005 की बात है। नए लाइन से, यह सर्विस, सर्विस का मतलब सुविधा है जो यूजर को दिया गया उसके खाते में। यह सर्विस जो बैंक कस्टमर को, जैसे हमारा खाता है तो हम बैंक के कस्टमर हो गए, बैंक कस्टमर को 1-to-1 आधार पर, 1-to-1 आधार पर इजली एंड सिक्योरली रूप से मनी ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है। सक्षम बनाता है। अब देखो ये बहुत बड़ी बात बोली गई है कि 1-to-1, इसका मतलब एक एक करके है ना, मतलब हमसे आपसे कनेक्शन है तो वो 1-to-1 जा रहा है, प्राइवेट काम कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ 1-to-1 कर रहा है। ठीक, हम जिसको भेज रहे हैं और हम दोनों लोग आपस में जुड़ रहे हैं। नए लाइन से, यह एक नेट ट्रांसफर फैसिलिटी है। यह एक नेट, एनईटी, नेट ट्रांसफर फैसिलिटी है जो प्रति घंटा बैचेस में एग्जीक्यूट होता है। बैचेस में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ी बात बोली गई है, प्रति घंटा, इसका मतलब ये 1 आवर है ना, 1 घंटे का बैच क्रिएट होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो एक बैच होगा ना, 40 मिनट का बैच है, तो वैसे बैच में होगा। बैच का मतलब समझना, बैच का मतलब ग्रुप से है, मतलब ये किसी भी व्यक्ति को अकेले डाटा नहीं ले जाएगा। 1-to-1 तो जोड़ दिया, पर डाटा जब उसमें जाएगा, फंड जाएगा, तो फंड हमेशा बैच में जाएगा और प्रति घंटे बैच क्रिएट होता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप समय अंतराल होता है। जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप समय अंतराल, समय अंतराल होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब हम किसी को पैसा भेजेंगे तो थोड़ा अंतराल में पैसा मिलेगा क्योंकि वो एनईएफटी है। नया लाइन से, यह फैसिलिटी, यह फैसिलिटी पूरे देश में, पूरे देश में सॉरी 30,000 बैंक ब्रांच में अवेलेबल है। इसका मतलब पहले उस ब्रांच में सुविधा होनी चाहिए तभी वो संभव है। तो 30,000 ब्रांच में क्या है, अवेलेबल है। इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। यह एक बैच मोड में कार्य करता है। ध्यान रखना, ये सिंगल नहीं कार्य करता। यह एक बैच मोड में, बैच मोड में कार्य करता है। अब ऐसे समझ लो, जैसे छोटी सी एग्जांपल, जैसे हम एक कहीं जाते हैं, जैसे आपका घर है, आप घर से जा रहे हो कहीं, मान लो स्टेशन जा रहे हो, तो स्टेशन जब आप जा रहे हो तो मान लो हम ऑटो से जा रहे हैं, तो आपने देखा जो ऑटो होता है वो आपको लेके
जाता है, मतलब आप अगर उसे बुक कर लोगे तो आपको लेके अकेले जाएगा, नहीं तो फिर ऑटो में हम सवारी बन के जाएंगे तो सवारी भरेगा। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसा कुछ सिस्टम है कि ये बैच बनाएगा, मतलब जब तक वो और भी लोगों को नहीं जोड़ेगा, एक बैच प्रॉपर नहीं बनेगा, तब तक वो जाएगा नहीं। इसका समय अंतराल होगा, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे हाउ एनईएफटी वर्क। एक हेडिंग लिखते हैं, हाउ हाउ एनईएफटी वर्क। एनईएफटी वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। हाउ एनईएफटी वर्क। जिस बैंक में जिस बैंक में एनईएफटी एनईएफटी जिस बैंक में एनईएफटी करना है, उसके लिए जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि वह बैंक ब्रांच, ध्यान रखना, वह बैंक ब्रांच एनईएफटी में सक्षम हो। एनईएफटी में सक्षम हो, इसका मतलब अगर ब्रांच में एनईएफटी की सुविधा नहीं है तो आप एनईएफटी नहीं कर सकते हो। ये ध्यान रखना, इस सुविधा बैंक में ब्रांच वाइज होता है, जैसे मान लो किसी ब्रांच में है, किसी ब्रांच में नहीं है। तो जब तक सुविधा नहीं होगी आप एनईएफटी नहीं कर सकते। तो आप कैसे देखोगे एनईएफटी की सुविधा उस ब्रांच पर है कि नहीं है? तो ध्यान रखना, एनईएफटी में भाग लेने वाले एनईएफटी में भाग लेने वाले भाग लेने वाले बैंक ब्रांचेस की लिस्ट आरबीआई के वेबसाइट पर होता है। आरबीआई के वेबसाइट पर होता है। ठीक है, हम कैसे चेक करेंगे? अगर हमें चेक करना है कि इस ब्रांच पे एनईएफटी है या नहीं, तो मैक्सिमम लगभग लगभग सभी प्लेस पर पेपर में पूछा तो हम बताएंगे http://www.rbi.org.in। इस पे आप जाओगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश करोगे, लिखोगे स्क्रिप्ट, फॉरवर्ड स्लैश करोगे, लिखोगे neft.aspx, आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो पेपर में कभी कभी पूछता है कि भैया हम कैसे पता करें कि फॉलोइंग ब्रांच पे एनईएफटी की सुविधा है या नहीं है। तो एनईएफटी की सुविधा देखने के लिए हम सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां फॉरवर्ड स्लैश करके लिखेंगे स्क्रिप्ट, फिर फॉरवर्ड स्लैश करके लिखेंगे neft.aspx। तो एएसपीएक्स जब लिखेंगे तो हमें लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट में हम उस ब्रांच का नाम देख लेंगे। अगर ब्रांच का नाम है तो हम वहां पे एनईएफटी सेवा कर सकते हैं या एनईएफटी सेवा से जुड़ सकते हैं। तो आई होप हमारे समझ में आ गया होगा। चलो अब कुछ चीजें हैं जो नोट में लिखेंगे, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है या पूछा जाता है, तो ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। एनईएफटी एक नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम है। यह नेशनल मतलब भारत के अंदर, नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम है, जिसके हेल्प से जिसके हेल्प से यूजर या कस्टमर बिना बैंक जाए इलेक्ट्रॉनिकली, माने कंप्यूटर या डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिकली एक बैंक अकाउंट से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करता है।
मनी ट्रांसफर करता है। नए लाइन से लिखेंगे, सॉरी थोड़ी सी सर्दी है इसलिए बार बार खांसी आ रही है। एनईएफटी में ट्रांजैक्शन का एक सेट बनाया जाता है। एनईएफटी में ट्रांजैक्शन का एक सेट, सेट का मतलब बैच, एक सेट बनाया जाता है, एक सेट बनाया जाता है जिसे बैच कहते हैं। और ट्रांजैक्शन को बैच वाइज एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छे से समझना। देखो एनईएफटी में ट्रांजैक्शन का एक सेट बनता है। सेट का मतलब हो गया सिंगल नहीं जाएगा। जब ढेर सारे ट्रांजैक्शन उस ब्रांच पे आ जाएंगे तो उसका एक बैच बन जाएगा और ट्रांजैक्शन को बैच वाइज ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ये 1 आवर प्रति घंटे के हिसाब से आपका ट्रांजैक्शन मूव होता है। पेपर में पूछा जा चुका है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। नए लाइन से लिखेंगे, पहले एनईएफटी ट्रांजैक्शन बैंकिंग कुछ घंटों के लिए होता था, कुछ आवर्स के लिए होता था, कुछ आवर्स के लिए होता था। लेकिन 2019 16 दिसंबर 2019 यह यह 24/7 कर दिया गया। इसका मतलब अब हमें नहीं याद करना है कि सर कब कब हम भेज सकते हैं। 24 घंटे आप एनईएफटी कर सकते हो, 24 घंटे। बोलो क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नए लाइन से। एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाने वाली राशि पर कोई भी अपर या लोअर लिमिट नहीं है। इसका मतलब हम चाहे जितना भी पैसा भेज सकते हैं अपर में और चाहे जितना कम पैसा भेज सकते हैं लोअर में, कोई लिमिट नहीं है। ये आपको याद रखना है। नए लाइन से, एनईएफटी की हेल्प से फंड ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं और निम्न तरीके से फंड भेज सकते हैं। ध्यान रखना, एनईएफटी की हेल्प से फंड ट्रांसफर करने के लिए देखो इंटरनेट यहां कंप्यूटर की बात हो गई, मोबाइल में भी आप कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करें और फॉलोइंग स्टेप फॉलो करें। फॉलोइंग स्टेप फॉलो करें। देखिए क्या स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहले आप
नेम ऑफ बेनिफिशियरी मतलब किसके खाता में भेजना है, तो नेम ऑफ बेनिफिशियरी आप लिखेंगे, फिर उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे और फिर उसका आईएफएससी कोड लिखेंगे। बस आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो मतलब 3 चीजें इसमें लगनी है। तो आई होप आपके समझ में एनईएफटी आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आरटीजीएस। क्या हेडिंग लिखने वाले? आरटीजीएस। चलो आरटीजीएस भी समझ लेते हैं। छोटा सा प्रकरण है आरटीजीएस का, ठीक है ना। चलो आरटीजीएस भी समझते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। आरटीजीएस का फुल फॉर्म लिख लो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखो इसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे स्टार बना के, लिखो यह सर्विस एक फंड, फंड का मतलब पैसा, फंड ट्रांसफर मेथड है, मेथड है। नया लाइन से आरटीजीएस के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से बिना देरी, देखो जो एनईएफटी में प्रॉब्लम था ना 1 घंटे, यहां बिना देरी के रियल टाइम के बेस पर, रियल टाइम के बेस पर पैसा भेजा जाता है, पैसा भेजा जाता है। इसमें आपको देर नहीं करना है, न ही तो बैच बनना। देखो इसमें लिखा गया बिना देरी के रियल टाइम पर, जैसे आप भेजोगे तुरंत पैसा आपको ट्रांसफर हो जाएगा, यहां देरी नहीं होगा। नया लाइन से यह सर्विस, हम लिखेंगे यह सर्विस मार्च 2004 में, इसका मतलब एनईएफटी से पहले। अगर मैं एनईएफटी की बात करूं तो अभी हमने नोट डाउन कराया है कि एनईएफटी कब आया था, 2005 में, और एक कब आया 2004। तो यह सर्विस मार्च 2004 में आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया, स्टार्ट किया गया। ध्यान रखना है ना, दोनों को कंपैरिजन करके हम एक बार इसको रीड करते चलेंगे। फिर नया लाइन से हम लिखेंगे यह सर्विस प्रेजेंट टाइम में, अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें बाउंडेशन होता है। देखो यह सर्विस प्रेजेंट टाइम में, ये थोड़ा सा बाउंडेशन हमें याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में मंडे से सैटरडे, प्रेजेंट टाइम में मंडे से सैटरडे, आप इसको नोट करते चलना सभी लोग। मंडे से सैटरडे, इसका मतलब संडे नहीं है। एक मिनट इसको मैं सही कर दूं, मंडे से सैटरडे। ब्रैकेट में देखो क्या लिखना है, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को छोड़कर। ये आपको पता होगा ना कि बैंक में सैटरडे जो सेकंड होता है और जो फोर्थ होता है उस दिन वर्किंग नहीं होती पैसे का। तो सेम कंडीशन है, मंडे से सैटरडे, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को छोड़कर सुबह, देखो सुबह 8 बजे से, 8 से शाम 6 तक, शाम 6 पीएम तक अवेल रहता है। इसका मतलब इसके बाद हम नहीं कर सकते, अगर ये टाइम निकल गया तो हम नहीं कर सकते। इसमें जो लिमिट होता है, देखो इसमें मिनिमम लिमिट, इसमें जो मिनिमम लिमिट है ये आप याद रखना, मिनिमम लिमिट 2 लाख एंड मैक्सिमम नो लिमिट है।
इसका मतलब अगर आपको भेजना है आरटीजीएस तो 2 लाख मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। तो आपने देख लिया कि अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो बस इतना ही है जो आरटीजीएस में आपको पढ़ना है। इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, या फंड ट्रांसफर में यूज होता है, बिना देरी के रियल टाइम में पैसा भेजता है। सर्विस इन मार्च 2024 में आरबीआई द्वारा स्टार्ट हुआ। इस सर्विस को मंडे से सैटरडे आप यूज कर सकते हो, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को आप छोड़ दो। सुबह 8 से शाम 6 तक। इसमें मिनिमम लिमिट 2 लाख, मैक्सिमम लिमिट 9 है। और वहां पे एनईएफटी में आप देखोगे हमेशा भेज सकते हो, 24/7 आप भेज सकते हो। इसमें अपर लोअर लिमिट दोनों में नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका हॉलीडे में भी चल रहा है, वर्किंग डे में भी चल रहा है। इसका मतलब एनईएफटी और आरटीजीएस में हमने आपको थोड़ा सा क्लियर करा दिया है। तो आज की जो क्लास हमने आपको डिस्कस किया है, इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। जो मैंने मेंशन किए थे वो सारे पॉइंट्स हुए कि नहीं? हाँ, अब देखो 3 पॉइंट्स आपके बच रहे हैं। एक क्यू सैम क्या होता है, आईएफएससी क्या होता है, और माइकर क्या होता है। तो चलो इनको भी पूरा कर लें। क्यूसैम, आईएफएससी और माइकर। चलो छोटे छोटे पॉइंट हैं, लिख लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे, एक हेडिंग लिखते हैं क्यूसैम। ठीक है, थोड़ा सी नई नई चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लिखते चलो। इसका फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। लिख लो, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। इस सेवा में, चलो इसमें लिखो, इस सेवा में, इस सेवा में यूजर को अपने बैंक अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट के साथ आधार सीडिंग, आधार सीडिंग, सीडिंग नहीं समझ में आ रहा है तो फीडिंग समझ लो। फीडिंग मतलब उसमें लगाना, आधार लिंक हो, या उसे लिंक बोल दो सिंपल भाषा में। आधार सीडिंग स्थिति जानने में मदद मिलता है, स्टेटस जानने में हेल्प देता है। अगर हमें पता करना है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है क्या उसमें आधार सीडिंग है या नहीं है, अगर आधार सीडिंग हमें देखना है, स्टेटस पता करना, तो क्यू सैम के माध्यम से ही पता चलता है। और क्यू सैम का पूरा नाम है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। आधार मैपिंग हमारा हुआ है कि नहीं हुआ, ये सेवा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम एक नंबर डायल करते हैं। तो पेपर में पूछा जाता है कि भाई आप क्यू सैम कैसे यूज करते हो, तो हम लिखेंगे स्टार, देखो स्टार 99, स्टार 99 हैश, डायल करके, देखो डायल करके इस सेवा का लाभ उठाया जाता है। इस सेवा का लाभ, इस सेवा का बेनिफिट या लाभ उठाया जाता है। समझ रहे हैं? नया लाइन से लिखेंगे, यह यूजर को हेल्प करता है कि यूजर का आधार, यूजर का आधार किस बैंक खाते के साथ जुड़ा है, किस बैंक खाते के साथ, किस बैंक खाते के साथ जुड़ा है, और आखिरी बार, और आखिरी बार कब अपडेट हुआ है। समझ गए ना? तो ये आपने, है ना, पता करने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से हम पता कर लें कि हमारे खाते में आधार सीडिंग है या नहीं है। तो उस सेवा को हम लोग क्यूसैम बोलते हैं। इसको आप याद कर लेना, लिख लेना।
आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने बताया था, आईपीएससी के बारे में थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। हेडिंग लिखिए आईपीएससी कोड। आईपीएससी क्या होता है? इसका पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईपीएससी कोड होता है ना, नए लाइन से लिखो, यह अल्फा न्यूमेरिक, देखो यह अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। कैसा कोड होता है? अल्फा न्यूमेरिक। पेपर में पहला सवाल, नए लाइन से, यह आईएमपीएस अभी पढ़ाया हूं, एनईएफटी अभी पढ़ाया हूं, आरटीजीएस अभी आपने पढ़ा है, प्रणाली में भाग लेने वाले, प्रणाली में भाग लेने वाले यह 11 अंकों का कोड होता है। यह 11 अंकों का कोड होता है, जिसमें प्रथम 4, देखो जिसमें प्रथम 4 अंक अल्फा कैरेक्टर कोड बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और अंतिम 6 कैरेक्टर सॉरी, और अंतिम 6 कैरेक्टर ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा वर्ड 0 है। जीरो, जैसे जैसे देखो एक हमारा खुद का जो है आईएफएससी कोड में लिख रहा हूं, ये हमारे बैंक का है, यूटीआईबी 4 बार 0 355। अब देखो ये जो 6 कैरेक्टर हैं और एक देखो ये कैरेक्टर, ये 0 है और ये आपका ब्रांच कोड है, और ये आपका बैंक कोड है, ये आई है, ये आपका देखो क्या है, बैंक कोड है। ये बैंक कोड हो गया, 0 हो गया, ब्रांच कोड हो गया, और ये 4 जब भी रहेंगे देखो ये 4 होंगे, ये आपका 1 होगा, और ये आपका हमेशा क्या होगा, 6 होगा। तो ये हमेशा नंबर में रहेगा, न्यूमेरिक होगा, और ये वाला हमेशा अल्फाबेट होगा। तो पेपर ये हमेशा पूछता है कि बैंक कोड पहले 4 होते हैं जो अल्फाबेट होते हैं, पांचवा वर्ड आपका कैरेक्टर 0 होता है, और लास्ट के 6 न्यूमेरिक होते हैं, और न्यूमेरिक होने की वजह से ब्रांच कोड को है ना रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आईपीएससी कोड से हम किसी भी बैंक के ब्रांच तक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और इसलिए इसको हम यूज करते हैं आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस में। तो चलो ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। एक लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, माइकर। थोड़ा सा माइकर के बारे में आपको बता दें, इससे भी प्रश्न बनते हैं। इसमें इसका पूरा नाम लिखो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका पूरा नाम पहले लिखो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब पहचान होता है। यह 9 डिजिट का कोड होता है। यह 9 डिजिट का कोड होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का कोड है 9 डिजिट का। नया लाइन से, इसे ऐसे बैंक और ब्रांच को दिया जाता है जो ईएससी, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस क्लीनिंग, ईएससी क्रेडिट स्कीम में भाग लेते हैं। भाग लेते हैं, ध्यान रखना। इसे ऐसे बैंक और ब्रांच को दिया जाता है जो ईएससी क्रेडिट स्कीम में भाग लेते हैं। कंफर्म हो गया? जिसका प्रयोग चेक क्लियरिंग प्रोसेस में होता है। माइकर का प्रयोग, माइकर का प्रयोग चेक क्लियरिंग प्रोसेस प्रोसेस में होता है। तो माइकर का प्रयोग चेक क्लियरिंग प्रोसेस में होता है। नया लाइन से, फर्स्ट 3 डिजिट प्लस सेकेंड 3 डिजिट, देन थर्ड 3 डिजिट। ऐसे करके देखो टोटल कितने हो गए। ये टोटल आपके 9 डिजिट हो गए ना। और ध्यान रखना 9 डिजिट जो होते हैं न्यूमेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूमेरिक, हमेशा नंबर में होते हैं। ये आपका सिटी पिन कोड होता है। सिटी का पिन कोड है। और जो सेकंड वाला होगा ये बैंक का कोड होगा, बैंक कोड होगा। और जो लास्ट होगा वो ब्रांच कोड होगा, ब्रांच कोड। तो तीनों से मिलकर आपका क्या होता है? ये बनता है। बोलो कंफर्म हो गया? तो आज की क्लास में बस यहीं तक। इससे एक बार याद कर लेना। अब कल जब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में, अब थोड़े से लेक्चर इसमें बचे हैं। अगर मैं लेक्चर 7 की बात करूंगा जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ड में आपका क्रेडिट, डेबिट, फिर आपको हम पीओएस के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे ई वॉलेट के बारे में, और फिर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे एनपीसीआई के बारे में। इसके बाद एक लेक्चर और लूंगा मैं, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 8। लेक्चर 8 में देखो क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं। लेक्चर 8 में मैं आपको रुपए, नाच NACH, एपीबीएस, एनएफएस, बीबीपीएस और लास्ट होगा NETC। तो ये सब मिला के टोटल
अगर हम बात करें तो टोटल 22 पॉइंट आपको मैंने मेंशन किए थे और 22 पॉइंट हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेक्चर 7 और लेक्चर 8। अगर लेक्चर 7 लेक्चर 8 में पढ़ा दूंगा तो आपका डीएफटी कंप्लीट हो जाएगा। डीएफटी जो चैप्टर है इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं इन 2 लेक्चर के साथ। कल आपको लेक्चर 7 लेक्चर 8 में करा दूंगा तो डीएफटी पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद नया चैप्टर हम लोग देखेंगे, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो यूपी ट्रिपल एससी जेई के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशंस कराकर हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा आपको ऑफर दिया जा रहा है। वो बैच आपके लिए 399 का हमने कर दिया, 399 का, और इसमें आपके कंप्यूटर को मैक्सिमम कवर कराया गया है और आप इसे जरूर ले लें, लाइव पढ़ें। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें डिस्कस करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।